पिछले वीडियो के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट स्टार्ट किया था इंडक्शन मशीन का, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले स्टेटर कंस्ट्रक्शन के बारे में समझाया। स्टेटर कंस्ट्रक्शन में हमने मेजर फोकस अपना रखा स्लॉट्स की शेप के बारे में, जिसमें मैंने बताया चार तरह के स्लॉट्स जनरली यूज किए जाते हैं: ओपन, सेमी ओपन और एक क्लोज्ड। ठीक है, जिसमें कि ओपन का यूज ज्यादातर हमारा होता है डीसी और सिंक्रोनस में, और सेमी ओपन का इंडक्शन में। डीसी में ओपन के यूज होते हैं क्योंकि एयर गैप ज्यादा, आर्मेचर रिएक्शन कम, तो कम्यूटेशन इंप्रूव। सिंक्रोनस में ओपन, एयर गैप ज्यादा, आर्मेचर रिएक्शन कम, तो स्टेबिलिटी ज्यादा। इंडक्शन में सेमी ओपन में हार्मोनिक्स और लीकेज दोनों मॉडरेट होते हैं। फिर मैंने एक रोटर भी एक्सप्लेन किया, स्क्विरल केज रोटर, जिसके अंदर मैंने बताया कि रोटर पे कंडक्टर्स ना होके एल्यूमिनियम या कॉपर बार्स होते हैं, जो कि एंड रिंग से जुड़े होते हैं, जो रोटर के बार्स को शॉर्ट सर्किट करती है। और साथ ही साथ ये स्क्यूड होते हैं ताकि ये हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर पाए। इसके अंदर मैग्नेटाइजिंग करंट कम होता है और इसके पावर फैक्टर बेहतर होता है एज कंपेयर टू वाउंड रोटर, लेकिन रेजिस्टेंस कम होने से इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाता है। अब हम लोग सेकंड रोटर की तरफ अपना मूव करेंगे, दैट इज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। अब देखो वाउंड रोटर में क्या होता है कि जैसे कि स्टेटर पे वाइंडिंग होती है, सेम वे में रोटर पे भी वाइंडिंग रखी जाती है। ठीक है, बट हाँ, एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर के एंड में एक क्वेश्चन बोला था करने के लिए, वो शायद सभी लोग अटेम्प्ट कर चुके होंगे। वाउंड रोटर पे अभी आ रहा हूं, पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि थ्री फेज फोर पोल इंडक्शन मोटर है। थ्री फेज फोर पोल इंडक्शन मोटर है, जिसमें 36 स्लॉट्स ऑन स्टेटर हैं और 28 स्लॉट्स ऑन रोटर मैंने बताए थे। ठीक है, अब मैंने ये आपसे पूछा था कि मुझे ये बताओ कि रोटर पे कितने फेज है, क्योंकि देखो मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया भी था कि रोटर पे एज सच कोई फेजेस नहीं होते, हम एज्यूम कर लेते हैं थ्री फेज, लेकिन क्वेश्चन यही है कि कितने फेज है। तो देखो सबसे पहले सिंक्रोनस की तरह मैं यहां पे एम निकालता हूं। एम क्या था सिंक्रोनस में? स्लॉट्स अपॉन पोल इनटू फेस। तो स्टेटर पे 36 स्लॉट हैं, चार पोल हैं और तीन फेज हैं, तो तीन बना। ठीक है, अब रोटर पे कितने पोल्स होने चाहिए बताओ? फोर होने चाहिए ना, तभी तो टॉर्क बनेगा, क्योंकि स्टेटर पे अगर चार पोल हैं तो रोटर पे भी चार ही पोल होने चाहिए। तो रोटर पे चार पोल बनेंगे। तो अब यहां पे अगर स्लॉट्स पर पोल निकालोगे, स्लॉट्स पर पोल कितना होगा? 28/4 इक्वल टू 7। अब बात है 7 स्लॉट्स में कितने फेज आएंगे। हमें ये सोचना है, जैसे देखो यहां पे एक फेज को तीन स्लॉट मिले एक पोल के नीचे, 36 स्लॉट चार पोल में बटे थे, तो हर पोल में 9 स्लॉट आ गए, जिनमें तीन तीन स्लॉट तुमने हर फेज को दे दिए। लेकिन रोटर में एक पोल के नीचे 7 स्लॉट हैं। अब ये कितने फेजेस में डिवाइड करोगे? हम कहेंगे यहां 7 फेजेस में डिवाइड करेंगे विद 1 स्लॉट पर फेज, या उल्टा कह सकते हो एक फेज रखेंगे और सातों स्लॉट एक फेज को दे देंगे, ऐसा भी कह सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन इसका आंसर आना चाहिए 7। 7 फेजेस, जिसमें कि एक एक स्लॉट एक एक फेज को रिप्रेजेंट करता है। बात समझे? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? दैट सेम नंबर ऑफ पोल्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन स्टेटर एज वेल एज रोटर। अब हम बात कर रहे थे अपनी वाउंड रोटर की। तो मैं अभी क्या बता रहा था? मैंने ये बोला था वाउंड रोटर में जैसे स्टेटर पे वाइंडिंग होती है, सेम वे में रोटर पे भी वाइंडिंग होगी। तो अगर स्टेटर पे थ्री फेजेस हैं, तो मान लो कि रोटर पे भी थ्री फेजेस होंगे। और जैसे स्टेटर पे हार्मोनिक एलिमिनेट करने के लिए शॉर्ट पिचिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का यूज करते हो, सेम वे में रोटर की वाइंडिंग भी शॉर्ट पिच और डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो इसमें लिखना
इन WRIM, इसको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी कहते हैं, रीजन अभी समझाऊंगा। तो SRIM कह सकते हो शॉर्ट में, या WRIM। द रोटर ऑल्सो कंटेन्स winding similar to the stator, that is, the rotor winding can also be short pitched and distributed just like stator winding। इतनी बात क्लियर हुई। अगला पॉइंट, the rotor must be wound for same number of poles as the stator winding, as the stator winding। अगला पॉइंट, ये तो मैंने पहले भी बता रखा है ना कि सेम नंबर ऑफ पोल्स होने चाहिए तभी टॉर्क बनेगा। स्क्वायरल केज में सेम नंबर ऑफ पोल ऑटोमेटिक आते हैं, वाउंड रोटर में हमें बनाने पड़ते हैं। अगला पॉइंट, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ फेजेस ऑन द रोटर, बट इन जनरल वी कंसीडर 3 फेजेस ऑन द रोटर। जैसा भी हमने क्वेश्चन में भी देखा, रोटर में 7 फेज आ गए थे। रोटर में कितने भी फेज हो सकते हैं, बट जनरली क्या मान के चलते हैं, 3 फेज। अब देखो इसको दिखाते कैसे हैं। स्टेटर ज्यादातर डेल्टा कनेक्टेड होता है, जैसे सिंक्रोनस के अंदर ज्यादातर स्टार कनेक्शन होता है ना, ऐसे ही इंडक्शन के अंदर ज्यादातर डेल्टा कनेक्टेड रोटर, सॉरी डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर होता है। ऐसा क्यों होता है, जब टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ लोगे ना तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। यहां पे आएगी अपनी 3 फेज सप्लाई, ठीक है। अब जो रोटर होता है, रोटर हमेशा स्टार होता है। स्टेटर तो स्टार डेल्टा भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है और स्टार भी हो सकता है, बट रोटर, रोटर स्टार ही होगा। और क्या होगा, अपने पास एक शाफ्ट होगा, शाफ्ट के साथ ये टर्मिनल्स को जोड़ना है तो ये जुड़ते हैं स्लिप रिंग की मदद से, इसीलिए इसको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। तो 3 फेज की रोटर वाइंडिंग है तो 3 स्लिप रिंग यूज होंगी। जैसे सिंक्रोनस में रोटर पे डीसी वाइंडिंग है तो 2 ही स्लिप रिंग यूज होती हैं। जैसे देखो ये फर्स्ट फेज आ गया, या इसको ऐसे कर लो, सबसे आगे ले लो, ये फर्स्ट फेज आ गया, ये सेकंड फेज आ गया, और ये अपना थर्ड फेज आ गया, ठीक है। अब ये जो स्लिप रिंग है, इससे 3 टर्मिनल जुड़ गए, यहां उन स्लिप रिंग से ब्रशेस को जोड़ो। अब ये ब्रशेस को तुम किसी इलेक्ट्रिकल लोड से जोड़ सकते हो। कैसे, देखो इस टाइप से। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ दिया हमने तीनों फेजेस में। तो ये हमारा रोटर है जो कि हमेशा क्या होता है, स्टार कनेक्टेड। तो इसमें लिखना, द स्टेटर ऑफ अ इंडक्शन मोटर कैन बी स्टार एज वेल एज डेल्टा कनेक्टेड, but by default we assume the stator to be delta connected, but in a wound rotor induction motor the rotor must always be star connected, where the terminals of rotor winding are connected to slip rings on the shaft of the motor, which are further connected to brushes, which are then connected to variable resistances, so that we can vary the resistance in series with the rotor winding। ठीक है, रोटर वाइंडिंग के साथ लगा रेजिस्टेंस वैरी कर सकते हो। अगला पॉइंट, स्लिप रिंग्स आर मेड ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज
whereas the brushes are made of carbon. ठीक है, मैं यहां मार्क भी कर देता हूं, these are your slip rings. ठीक है, स्लिप रिंग्स बनती हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज से और ब्रशेस बनते हैं हमारे कार्बन से। ये बात मेरी क्लियर हुई कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रही है हमारी। ये याद रखना, रोटर हमेशा किस में, स्टार में, और तीनों टर्मिनल किस पे जाके खत्म होते हैं, स्लिप रिंग पे। तो इसको वाउंड रोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कुछ भी कह सकते हो। अब एक क्वेश्चन बना के लिख लो छोटा सा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का क्या क्या पर्पस है। सबसे पहला लिखो, बाय कनेक्टिंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वी कैन लिमिट द स्टार्टिंग करंट इन द मोटर। रेजिस्टेंस ऐड करके इंपीडेंस बढ़ा सकते हो। इंपीडेंस अगर बढ़ गई तो तुम स्टार्टिंग करंट को लिमिट कर सकते हो। जैसे डीसी मशीन में 3 पॉइंट स्टार्टर था, उसमें भी तो यही करते थे, रेजिस्टेंस इंसर्ट कर देते थे, धीरे धीरे रेजिस्टेंस हटाते जाते थे जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ती है। सेम वे में इंडक्शन मोटर में भी स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस ऐड करके स्टार्टिंग करंट को लिमिट कर सकते हो। अगला लिखो, बाय इंक्रीजिंग द रोटर रेजिस्टेंस by means of external resistance we can increase the starting torque। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग टॉर्क पिछले वीडियो में कि दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। अगर वो रोटर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए सीरीज में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ दो। और यही ड्रॉबैक था स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का कि उसका रोटर का रेजिस्टेंस छोटा होता है, जिस कारण से उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी स्मॉल होता है। यहां स्टार्टिंग टॉर्क हाई रख सकते हो बाय कनेक्टिंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अगला पॉइंट लिखना, बाय कनेक्टिंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वी कैन इंप्रूव द पावर फैक्टर। वी कैन इंप्रूव द पावर फैक्टर। कैसे, देखो पावर फैक्टर कैसे लिखोगे, R बाय Z, बट R की जगह क्या आ जाएगा, R2 प्लस R एक्सटर्नल। Z भी बढ़ेगा R लगाने से, बट ओवरऑल रेशियो हमारा इंक्रीज हो जाता है। अगला पॉइंट, if external resistance remains connected even after starting the motor then it can be used for speed control। ठीक है, आगे चल के जब स्पीड कंट्रोल पढ़ेंगे ना, तब मैं यही मेथड को एक मेथड की तरह भी ट्रीट करूंगा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ के भी स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, ड्यू टू मोर एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर it has more leakage flux and hence less torque is produced as compared to squirrel cage induction motor। इसके अंदर ज्यादा एयर गैप रखते हैं क्योंकि रोटर पे वाइंडिंग है, तो रोटर का सरफेस स्मूथ नहीं है। स्क्विरल केज में रोटर पे रॉड्स रखी थी, रॉड रखी होने से उसका सरफेस स्मूथ था। यहां सरफेस स्मूथ ना होने के कारण इसके अंदर एयर गैप ज्यादा रखते हैं। एयर गैप ज्यादा होने के कारण इसका लीकेज भी ज्यादा होता है, और ज्यादा लीकेज का मतलब टॉर्क कम होना। ठीक है, टॉर्क बढ़ा सकते हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के, नो डाउट, तो टॉर्क बढ़ाने का तरीका अलग है। अब देखो, हमने दो तरह के रोटर पढ़ लिए, स्क्विरल केज और वाउंड रोटर। अब जरा कंपैरिजन करें एक बार कि किसमें क्या बेटर होता है। तो ऐसा कर लेते हैं, समराइज करने के लिए ना टेबल फॉर्म में बना लेते हैं। पैरामीटर, फिर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ऐसे 3 कॉलम बना लेना। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन किसका इजियर है भाई, स्क्विरल केज या वाउंड रोटर? वाउंड रोटर या स्लिप रिंग का इजी पड़ता है और इसका डिफिकल्ट।
ठीक है। इजी इसलिए क्योंकि स्टेटर और रोटर का कंस्ट्रक्शन एक जैसा है, तो सिर्फ हमें क्या करना है, एक कोर बनाना है रोटर का जिसमें सीधा सीधा वाइंडिंग इंस्टॉल कर देना है। लेकिन स्क्विरल केज में जो स्लॉट्स बनेंगे उसके अंदर पूरे पूरे बार्स लगेंगे, उन्हें दोनों तरफ से शॉर्ट सर्किट किया जाएगा, तो कंस्ट्रक्शन इज सिंपलर फॉर वाउंड रोटर। ठीक है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस इसका लेस होता है, इसका मोर होता है, क्योंकि देखो ज्यादा पार्ट है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर तुम्हारी स्लिप रिंग भी है, ब्रशेस भी हैं, जो कि लगातार वियर और टीयर एक्सपीरियंस करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें लगातार तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेंटेनेंस या मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा आता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। फिर आईम्यू की बात कर लो। आईम्यू इधर कम होता है क्योंकि कम एयर गैप है, इधर ज्यादा होता है। ठीक है। लीकेज, लीकेज इधर लेस होता है, इधर मोर होता है। ठीक है। स्टार्टिंग करंट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के इधर कम हो जाता है, स्टार्टिंग करंट इधर ज्यादा होता है। स्टार्टिंग टॉर्क इधर कम रहता है और इधर ज्यादा आ जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की मदद से। तो मेनली ये हमारे डिफरेंसेस आ जाते हैं इन केस ऑफ स्क्विरल केज और वाउंड रोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ऐसे भी एक और कंपैरिजन कर सकते हो, रनिंग कंडीशन या रनिंग कैरेक्टरिस्टिक, तो इसकी बेटर होती है और इसकी पुअर होती है। कंपैरेटिवली कह रहा हूं, ऐसा मत सोचना खराब है मोटर, ठीक है, या ऐसा कह दो इसकी गुड है तो उसकी बेटर है, वरना बाद में सोचोगे कि मशीन खराब है। मशीन बुरी नहीं है, बट स्क्विरल केज के अंदर रनिंग कंडीशन ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू वाउंड रोटर, और वाउंड रोटर की स्टार्टिंग कंडीशन ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू स्क्विरल केज। दूसरा क्या होता है ना, कि स्क्विरल केज का रोटर बड़े बड़े सरिये से या रॉड से या बार से बना है, इस कारण से उसका खराब होने का चांस कम होता है, तो उसे बोल देते हैं मोर रगेड कंस्ट्रक्शन, यानी कि वो झटका, ओवरलोड, ये सारी एबनॉर्मेलिटीज ज्यादा इजीली झेल सकती है एज कंपेयर टू स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो एक पॉइंट ये भी लिख लेना, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हैज मोर rugged construction as compared to slip ring induction motor। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस जो है ना एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर, तो ये ध्यान रखना, ये काफी कॉमन क्वेश्चंस है कि स्क्विरल केज और वाउंड रोटर में डिफरेंस कहां पे आता है। एनालिसिस वाइज देखो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जैसे सिंक्रोनस में तो हमने अलग अलग पढ़ा है ना, सिलेंड्रिकल और सेलिएंट पोल, यहां कुछ अलग नहीं होता, यहां पूरा एनालिसिस एक साथ चलेगा, बस दोनों की कंस्ट्रक्शन अलग अलग है, इतना इन दोनों में डिफरेंस है, बट मैथमेटिकली न्यूमेरिकली सब चीजें सेम आने वाली हैं। अगला हेडिंग डालना, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल लोड, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल लोड। अब कितनी तरह के मैकेनिकल लोड होते हैं जो कि किसी मोटर से जोड़े जा सकते हैं, चाहे फिर वो डीसी मोटर हो चाहे फिर वो इंडक्शन मोटर हो। सबसे पहला होता है इनवर्स लोड। इनवर्स लोड का मतलब ये होता है कि ये लोड का जो टॉर्क है वो स्पीड के साथ इनवर्सली वैरी करता है, और ये कौन से टॉर्क की बात कर रहा हूं मैं, लोड टॉर्क की, तो ये हाइपरबॉलिक बन जाता है। ठीक है। तो इसके एग्जांपल लिखो, लोकोमोटिव, क्रेन। लोकोमोटिव पहला, लोकोमोटिव माने जैसे ट्रेन्स होती हैं, अगला क्रेन, एलिवेटर, रोलिंग मिल, कन्वेयर बेल्ट, ड्रिलिंग मशीन और शीयरिंग मशीन। शीयरिंग मशीन। अगला लोड लिखो, कांस्टेंट टॉर्क लोड। कांस्टेंट टॉर्क
लोड। तो लोड टॉर्क वर्सेस स्पीड का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, दैट विल बी कांस्टेंट। तो इसका एग्जांपल लिखो, लूमिंग मिल, लूमिंग मिल, पेपर रोलिंग मिल, पेपर रोलिंग मिल, लेथ मशीन, लेथ मशीन। और यहां लिख भी लेना, यहां स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर प्रेफर किया जाता है और यहां पे प्रेफर करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तीसरा लोड लिखना, पैराबोलिक लोड, पैराबोलिक लोड। इसमें जो लोड टॉर्क होता है वो स्पीड स्क्वायर के या स्पीड क्यूब के भी प्रोपोर्शनल हो सकता है, ठीक है, यानी स्पीड की कुछ पावर के। और यहां कौन सी मोटर का यूज किया जाता है इन जनरली, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। एग्जांपल लिखो, फैन लोड और पंप लोड। अब बहुत बार एग्जाम में क्या हो सकता है, किसी लोड का नाम दिया हो और वहां तुम्हें टॉर्क और स्पीड का रिलेशन यूज करना पड़ जाए, तब ये रिलेशन पता होना चाहिए। और यहां लोड टॉर्क और स्पीड के बीच का ग्राफ कैसा बन जाएगा, एन स्क्वायर या एन क्यूब का ग्राफ इस टाइप से, ठीक है। तो ये रिलेशंस का यूज कैसे आएगा, किसी छोटे मोटे एग्जाम में अगर डायरेक्टली ये पूछ लिया गया कि भाई ऐसा लोड है, बताओ टॉर्क वर्सेस स्पीड का रिलेशन क्या होगा, तो इनके एग्जांपल्स ना याद रहने चाहिए। बट गेट के अंदर अक्सर क्या होता है, गेट या ईएस के अगर कन्वेंशनल की ही मैं बात करूं, कि अगर इस टाइप का लोड गिवन होता है, ज्यादातर तो देखो फैन लोड होता है, फैन के अंदर हम जानते हैं कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड। वरना जनरली क्या होता है खासकर गेट के अंदर, कि ये रिलेशन ना तुम्हें दे देता है, वो ऐसा ही बोल देगा, द मोटर ड्राइव्स द फैन लोड वेयर द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड। ऐसा डेटा वो दे देता है, ऐसा डेटा याद करके नहीं जाना पड़ता। बट अदर एग्जाम्स के अंदर इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। मेरी बात क्लियर हुई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, रोटर फ्रीक्वेंसी। अब देखो, इंडक्शन मशीन का जितना भी ऑपरेशन हम समझ चुके हैं, उसको मैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस के अंदर बेसिकली ट्रांसलेट करने वाला हूं कि किस तरह से उससे कोई फॉर्मूला डिराइव हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट हम लोग सीख सकते हैं। अभी तक सारी बातें सिर्फ कंसेप्चुअली हुई हैं, तो एक बार ना जल्दी से हम लोग वर्किंग को रिविजिट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, स्टेटर पे एक 3 फेज सप्लाई लगती है जो कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड घूमती है ns स्पीड से, ऐसा ही होता है। फिर क्या होता है इसके बाद, ये मैग्नेटिक फील्ड रोटर के कंडक्टर्स को कट करती है, और रोटर के कंडक्टर्स को कट करने से उनके अंदर ईएमएफ बनाती है। इतनी बात भी क्लियर है। अब ये ईएमएफ बनाती है, इससे रोटर में करंट प्रोड्यूस होता है, करंट से बनता है टॉर्क, और टॉर्क बनने से रोटर उसी डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड घूमती है, ठीक है। तो अब हम यहां पे क्या कहते हैं कि स्पीड ऑफ, ये मैं दोबारा नहीं लिखवा रहा हूं, वर्किंग एक बार लिखवा चुका हूं, स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू ns, और स्पीड ऑफ रोटर इक्वल टू nr। अब यहां देखो एक टर्म डिफाइन करते हैं जो अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया, दैट इज स्लिप, ठीक है, स्लिप। इसको लिखते हैं ns माइनस nr बाय ns। और अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला तुम्हें बताऊं, ये तो स्पेसिफिक हो गया, यहां पे क्या होता है, ns माइनस nr कहलाता है स्लिप स्पीड, या ये समझ लो रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो स्लिप क्या कह सकते हो, इट इज पर यूनिट वैल्यू ऑफ रिलेटिव स्पीड।
भाई रिलेटिव स्पीड आया ns माइनस एनआर, उसको रेटेड वैल्यू या ns से अगर डिवाइड कर दें तो पर यूनिट में आ जाएगी वैल्यू। तो स्लिप इज नथिंग बट पर यूनिट वैल्यू ऑफ रिलेटिव स्पीड। तो कहीं ns माइनस एनआर पूछा जाता है तो उसको लैंग्वेज में रिलेटिव स्पीड भी कहा दिया जाता है या स्लिप स्पीड भी कह देते हैं। अब ये जो स्लिप टर्म है ना, ये आई कहां से है? ये आई है मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स में क्या होता है, दो तरह के मोशन होते हैं, रोलिंग और स्लिपिंग। रोलिंग तब होता है जब रोटेशनल स्पीड और लीनियर स्पीड इक्विवेलेंट होते हैं, और स्लिपिंग में जब दोनों इक्विवेलेंट नहीं होते तब स्लिपिंग कहते हैं। तो सेम चीज यहां हो रही है, जब रोटर और मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड सेम नहीं है तो हम ये कह देंगे रोटर इज स्लिपिंग विद रेस्पेक्ट टू द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। दोनों सिंक्रोनिज्म में नहीं चल पा रहे, यानी रोटर उतनी ही स्पीड से नहीं घूम पा रहा जितनी स्पीड से हमारी मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है? स्लिप कर रहा है, इसके पीछे रह जा रहा है, तो उसको हमने बोल दिया स्लिप। ठीक है, स्लिप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो क्या होता है, जब रोटर एनआर से घूमने लगता है तो रोटर के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्पीड से घूमती है? ns माइनस एनआर। ये बात क्लियर है? तो एक पॉइंट लिखना, as the stator magnetic field rotates at ns and the rotor rotates at nr in the same direction, the relative speed of magnetic field with respect to conductor is ns minus nr। अब एक चीज देखो, कि अगर कंडक्टर को स्टेशनरी मान लें, मान लो ये है ए, सॉरी रोटर पे मैं कंडक्टर दिखाऊंगा, ये मान लो ये है ए और ये है ए डैश। सपोज ऐसा है, ये स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है और रोटर को स्टेशनरी मान लिया, तो ये कितनी स्पीड से घूम रही है? ns माइनस एनआर आरपीएम। यही बात हुई ना, रोटर को स्टेशनरी मान ले तो ns माइनस एनआर आरपीएम से घूमेगी। अब देखो इस समय पे ए वाले फेज में ईएमएफ मैक्सिमम होगा, ईएमएफ इज मैक्सिमम इन कॉइल ए डैश। ये तो मैंने इसी चैप्टर के अंदर भी बताया ना, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल के पैरेलल लाई करती है तो उस कॉइल में ईएमएफ मैक्सिमम हो जाता है। जब ये 90 डिग्री घूम जाएगी तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा, फिर 90 डिग्री पे नेगेटिव, फिर 90 डिग्री पे जीरो। तो मैं ये कहूंगा आफ्टर वन रेवोल्यूशन ईएमएफ इज अगेन मैक्सिमम, EMF is again maximum in A डैश। बात क्लियर है? एक पूरे रेवोल्यूशन के बाद वापस ये A डैश पे आएगी, तब EMF वापस से क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन, या ये कह लो टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन निकाल तो सकते हो, चलो टाइम ही निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं। टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन ये कह रही है 60 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन है? ns माइनस एनआर। तो एक रेवोल्यूशन कितने में होगा? 60 बाय ns माइनस एनआर। ऐसे सोचो, एक मिनट में 10 रेवोल्यूशन है, तो एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में हुआ? 10 बाय 60। ठीक है, 10 बाय 60 हुआ। तो एक रेवोल्यूशन, एक सेकेंड देखो मैं ये कह रहा हूं 10 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, तो 1 रेवोल्यूशन कितने में हुआ? 60 बाय 10। सेम लॉजिक मैंने यहां लगाया, टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन इज 60 बाय ns माइनस एनआर। तो ये टाइम पीरियड क्या हुआ?
60 बाय ns माइनस nr, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई? ns माइनस nr बाय 60। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी की बात करो, ये तो क्या हुआ? मैकेनिकल हुआ ना, स्पीड तो मैकेनिकल थी। इलेक्ट्रिकल कैसे आओगे मैकेनिकल से? p बाय 2 मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा? p बाय 120 ns माइनस nr। और ये तो तुम डायरेक्टली भी जानते हो कि स्पीड से फ्रीक्वेंसी में कैसे आते हैं, p बाय 120 करके, और फ्रीक्वेंसी से स्पीड में कैसे जाते हैं, 120 बाय p करके। जब मैंने सिंक्रोनस स्पीड पढ़ाया था तब मैंने एक चीज बताई थी, सिंक्रोनस स्पीड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी को आरपीएम में कन्वर्ट करता है या आरपीएम को इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी में। तो रोटर में कितनी फ्रीक्वेंसी इंड्यूस होगी? p बाय 120 ns माइनस nr। तो मैं ये कहता हूं भाई, रोटर की फ्रीक्वेंसी है p बाय 120 ns माइनस nr, और ns क्या है? ns है सिंपली 120 f बाय p, जबकि ये f क्या है? f इज द स्टेटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो f रोटर, f से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 120 f बाय p हो गया ns। अब ये ns माइनस nr बाय ns कितना होता है? स्लिप sf। इसीलिए देखो मैंने ये बोला भी था कि रोटर की फ्रीक्वेंसी और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं होती, जब मैंने ट्रांसफॉर्मर से कंपेयर किया था, जबकि ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। ठीक है, तो ये जो स्लिप आएगी फ्रीक्वेंसी इससे स्केल हो जाएगी। जनरली ये स्लिप 1 से छोटी होती है, इसीलिए रोटर की फ्रीक्वेंसी स्टेटर से कम होती है। तो एक पॉइंट ये लिखना, इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर द स्टेटर एंड रोटर फ्रीक्वेंसी आर अनइक्वल, so if s is less than 1, rotor frequency is generally smaller as compared to stator frequency, smaller as compared to stator frequency। ठीक है ना, आगे की बात करते हैं। ये क्लियर हुआ रोटर में कितनी फ्रीक्वेंसी इंड्यूस होती है? बहुत अच्छे से याद रखना है, आगे के लिए एसएफ काफी काम आएगा, क्वेश्चंस के अंदर भी काफी ज्यादा यूज होता है एसएफ का। अब देखो पूरी कहानी समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, 3 फेज सप्लाई, पूरी स्टोरी की तरह सुनना। 3 फेज सप्लाई स्टेटर पे लगी, इससे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गई, और वो कितनी स्पीड से घूम रही है? रोटेट्स एट ns विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर। ठीक है, स्टेटर पे खड़े होके देखोगे तो वो ns से घूमती दिखेगी। स्टेटर को ना हमेशा जब मैकेनिक्स की टर्म में जाओगे ग्राउंड से कंपेयर कर लेना। क्यों? क्योंकि स्टेटर स्टेशनरी है। अगर खुद को विजुअलाइज भी करना है ना, तो ये समझो अगर मैं एकदम ऐसे खड़ा हूं बिल्कुल सीधा, जिसमें कि मैं मूव नहीं कर रहा हूं, तो मैं स्टेटर की तरह बिहेव कर रहा हूं। ठीक है, तो ये समझो ग्राउंड पे खड़े होकर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितने से घूम रही है? ns से। अब स्टेप 2, रोटर रोटेट्स एट nr। ठीक है, स्टेप 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज एंड करंट इंड्यूस्ड ऑन रोटर इज इक्वल टू sf। बात समझे? ये तो अभी हमने निकाली ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर का मतलब ये है कि रोटर में पैदा होने वाला ईएमएफ और करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी। अब देखो रोटर में करंट है,
3 फेज करंट है और रोटर में 3 फेज वाइंडिंग भी है, तो रोटर भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इसके बाद लिखना, द रोटर कंटेन्स 3 फेज वाइंडिंग which is space displaced by 120 degree and carries 3 phase current, so rotor also produces a rotating magnetic field, a rotating magnetic field। तो मैं स्टेप 4 पे आता हूं, स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड with respect to rotor 120 by P SF। अब ये सोचोगे भाई ये सर ने जल्दी जल्दी एकदम से क्या लिख दिया, एक बात समझो, ये जो 120 F by P वाला फॉर्मूला है, ये जो स्पीड देता है ये विद रिस्पेक्ट टू वाइंडिंग देता है। यानी अगर रोटर में ये फॉर्मूला लगाओगे तो विद रिस्पेक्ट टू रोटर, स्टेटर में लगाओगे तो विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। वाइंडिंग जहां प्लेस्ड है, वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगी। मतलब ऐसे सोचो, सपोज कि लेटस से कि मैं एक बॉल थ्रो करता हूं, ठीक है ना, मैं एक बॉल थ्रो करता हूं, मैंने यहां से ऐसे लुढ़का दी बॉल, ऐसे लुढ़का दिया है, तो मेरे रिस्पेक्ट में बॉल इतनी स्पीड से जा रही है। अब ये मेरा पूरा प्लेटफॉर्म चलने लग जाए, मैं जैसे मान लो एक कार के अंदर बैठा हूं, तब मैं एक बॉल को लुढ़का रहा हूं, तब भी वो उतनी ही स्पीड से मेरे रिस्पेक्ट में जाएगी। यानी कि जो एनएस वाला फॉर्मूला है वो वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में स्पीड बताता है। वाइंडिंग घूम रही है तो भी उसी के रिस्पेक्ट में, वाइंडिंग स्टेशनरी है तब भी वाइंडिंग के ही रिस्पेक्ट में। ये मत सोचना जो 120 F by P वाला फॉर्मूला है कि वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देता है, नहीं, यहां वाइंडिंग ग्राउंड पे थी या स्टेटर पे थी तो स्टेटर के रिस्पेक्ट में थी, यहां वाइंडिंग रोटर पे है तो रोटर के रिस्पेक्ट में। ये क्लियर हुआ? अब लेकिन बात यह है देखो कि रोटर खुद भी घूम रहा है, रोटर खुद भी घूम रहा है और कितनी स्पीड से घूम रहा है, एनआर से। ऐसे सोचो जैसे एक गाड़ी है, ठीक है, बहुत अच्छा तो ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ये एक गाड़ी है, ये जा रही है v वेलोसिटी से, इस पे एक बंदा चल रहा है v1 से विद रेस्पेक्ट टू कार। तो मैं पूछता हूं फाइंड वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ऐसे सोचो, इसका मतलब जैसे मान लो तुम एक एस्केलेटर चढ़ते हो, एस्केलेटर पे खड़े रहोगे आराम से, धीरे धीरे वो ऊपर ले जाएगा, तुम एस्केलेटर पे भी ऊपर चढ़ने लगते हो, तुम एस्केलेटर पे ऊपर चढ़ने लगोगे और एस्केलेटर खुद भी चल रहा है तो जल्दी पहुंचोगे या देर से, जल्दी पहुंचोगे। जल्दी पहुंचने का मतलब कि तुम्हारी स्पीड बढ़ गई। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, एक और एग्जांपल लो, मान लो ट्रेन की छत पे अपना हीरो खड़ा है, ठीक है, मूवीज में जैसे हीरो खड़ा रहता है ना, ट्रेन की छत पे खड़ा है, अब वो दौड़ना शुरू करता है, किस डायरेक्शन में, ट्रेन की ही डायरेक्शन में। तो क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो और तेज भागता दिखेगा या धीरे? ट्रेन अगर 1 किलोमीटर आगे गई और वो 200 मीटर ट्रेन के रिस्पेक्ट में आगे गया तो ग्राउंड से हमें 1200 मीटर दिखेगा, ठीक है। ये बात समझ रहे हो कि अगर ये कार के रिस्पेक्ट में v1 से जा रहा है और कार v से जा रही है तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिखेगा v प्लस v1। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि ये मेरा रोटर है, रोटर कितनी स्पीड से घूम रहा है, एनआर से, और इससे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ऐसे एक नॉर्थ साउथ, ये घूम रही है एस एन एस से किसके रिस्पेक्ट में, रोटर के रिस्पेक्ट में। अब अगर मैं कहूं स्पीड ग्राउंड से देखें, ग्राउंड माने मशीन में स्टेटर, क्योंकि वो स्टेशनरी है, तो क्या दिखेगी, एस एन एस प्लस एन आर। बात समझे, एस एन एस प्लस एन आर। अब स्लिप कैसे डिफाइंड है, स्लिप कैसे डिफाइंड है भाई, स्लिप है
ns माइनस nr बाय ns। तो एस एन एस कितना है? ns माइनस nr। तो मैं कहता हूं स्टेप 5, स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड with respect to स्टेटर और ग्राउंड। ये हमने बोला है एस एन एस प्लस एन आर। एस एन एस है एन एस माइनस एन आर प्लस एन आर। एन आर से एन आर कट गया, ये हो गई एन एस। तो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड भी स्टेटर के रेस्पेक्ट में एन एस से घूमती है, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड भी स्टेटर के रेस्पेक्ट में एनएस से घूमती है। और यही कंडीशन है टॉर्क प्रोडक्शन की कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रहें, या ये कह दो दोनों साथ साथ रोटेट करें। मैंने बोला था टॉर्क प्रोडक्शन की एक पोल वाली कंडीशन मैं पहले डिराइव कर दिया हूं, दूसरी कंडीशन बाद में पढ़ेंगे। तो दूसरी हमने अभी यहां पे प्रूव की है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम स्पीड से घूमती हैं। इसके लिए ना रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, विजुअलाइजेशन क्लियर होना चाहिए कि अगर तुम एक गाड़ी पे खड़े हो तो गाड़ी है रोटर और तुम हो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड। तुम गाड़ी के रेस्पेक्ट में अगर V1 से जा रहे हो और गाड़ी V से जा रही है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिखेगा V प्लस V1। तो मैं इस ऑब्जर्वर ये बंदे को किससे कंपेयर कर रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड से, और इसको रोटर से। तो मैं ये कह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी दिखेगी? दैट इज V प्लस V1। ऐसे यहां पे एस एन एस प्लस एन आर। और ये ध्यान रखो, ये जो 120 F/P वाला फॉर्मूला है ये स्पीड देता है किसके रेस्पेक्ट में? जिस पार्ट पे वाइंडिंग रखी होती है। यानी रोटर वाली वाइंडिंग का यूज करोगे तो रोटर के रेस्पेक्ट में, स्टेटर की वाइंडिंग को देखोगे तो स्टेटर के रेस्पेक्ट में। तो वाइंडिंग के रेस्पेक्ट में ये फॉर्मूला होता है 120 F/P। बात मेरी क्लियर हुई? सारी स्पीड क्लियर हो गई? कितनी स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड घूमती है? ns। कितनी स्पीड से रोटर घूमता है? nr। कितनी स्पीड से रोटर की मैग्नेटिक फील्ड रोटर के रेस्पेक्ट में घूमती है? sns। और कितनी स्पीड से स्टेटर के रेस्पेक्ट में घूमती है? ns। तो इसमें एक पॉइंट लिख लेना, हेंस बोथ मैग्नेटिक फील्ड रोटेट एट द सेम स्पीड, so steady electromagnetic torque can be produced। ठीक है, टॉर्क प्रोडक्शन की ये कंडीशन है। तो अब देखो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें एक बार ना ये रोटर फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट पूरा दोबारा से रिवाइज करना है, बहुत अच्छे से सोचना है, विजुअलाइज करना है, सिनेरियोज इमेजिन करो रिलेटिव स्पीड वाले। मैं ये मानता हूं काफी लोग अब तक रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट 11th वाला भूल गए होंगे, तो एक बार सोचो, उसको अगर विजुअलाइज कर पाओगे तो ये सब चीजें बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हमें विजुअलाइजेशन की जरूरत है। ठीक है, तो आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट इतना नॉलेज अच्छे से क्लियर कर लो। और इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ज्यादातर जनता को इस चीज को ग्रास्प करने में इस वीडियो को एक बार से ज्यादा देखना पड़ेगा। तो इसमें घबराना मत, देखो इसको मल्टीपल टाइम्स देखो, बट इस चीज को अपने माइंड के अंदर अच्छे से सेट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।